हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की, ठीक है। इसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर में हमने एक या दो लेक्चर में आधे के समथिंग जो कोर्स हमारा, उस कोर्स के अंतर्गत जो आधा पार्ट हो गया हमारा सेकंड चैप्टर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसी में आगे। तो इससे पहले हमने बात की थी लिटमस के बारे में, लिटमस क्या होते हैं, ठीक है। उसी में हमने गंधी या सूचक भी देखे थे, जो कि क्या होते हैं, सूचक। लिटमस क्या होते हैं, सूचक होते हैं, उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने दो क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है। हमने दो क्वेश्चन भी हल किए थे और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये अध्याय है, अध्याय कौन सा ये हमारा? 2। अध्याय हमारा है 2 और क्या नाम है इसका? अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल क्षारक तथा लवण कितने नंबर का आएगा ये चैप्टर? तो ये हमारे आएगा चैप्टर 7 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 7 नंबर का, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा 7 नंबर का है, एग्ज़ाम में 7 नंबर का आएगा। तो हमने बात कर ली थी लिटमस की और उसके बाद में दो क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा। हो सकता है कि जैसे कि अगर हम बात करें चार्ज के मामले में, ठीक है, आवेश के मामले में, अगर हमारे पास में +5 चार्ज है, कितना है? +5 चार्ज है, ठीक है। और अगर हमें इसे उदासीन करना है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास में क्या होना चाहिए? इसी के साथ में माइनस के +5 होने, माइनस के कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। जैसे ही हम इन दोनों आवेशों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 0 आवेश, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 0 आवेश। इसी को हम क्या कहेंगे? हम उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। लेकिन हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या होगा? इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें जो रासायनिक पदार्थ होगा, प्रबल रासायनिक पदार्थ, हो सकता है कि वो अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, ठीक है। तो हम लेते हैं प्रबल अम्लीय। क्या लेते हैं? प्रबल अम्लीय। अगर वो प्रबल अम्लीय है, कैसा वो? प्रबल अम्लीय है, तो हमें पता है इसको उदासीन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय, क्षारीय या क्षारकीय, ठीक है। जैसे ही हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उदासीन। क्या मिलेगा? उदासीन। और अभिक्रिया के दौरान क्या क्या मिलते हैं हमें? लवण व जल, ठीक है। तो हमें पता है जल तो कैसा होगा? उदासीन। लेकिन जो लवण होगा उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन लवण। तो हम इस अभिक्रिया में क्या लिख सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है वो लिखेंगे। इस अभिक्रिया में प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल
तथा प्रबल क्षार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देते हैं, प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रबल अम्ल होगा वो क्या करेगा, प्रबल क्षार, ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे की जो प्रबलता का जो गुण है, जो इनमें प्रबलता पाई जाती है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जब दोनों ही प्रबल नहीं रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, समाप्त कर देते हैं। तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या देंगे, उदासीन प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे, उदासीन प्रोडक्ट, जिसमें उदासीन लवण व जल, जो जल कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन लवण व जल देते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उदासीन लवण व जल देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसी बात को हम इतनी लाइन में न लिखकर क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें कि कैसे लिख सकते हैं, तो इसी बात को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, प्रबल क्षार के, और जैसे ही प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें इनका प्रभाव समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और हमें क्या मिलेगा, उदासीन लवण, और साथ में क्या मिलेगा, जल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या प्रबल अम्ल कौन सा है और प्रबल क्षार कौन सा है। इससे पहले के लेक्चरर में हमने बताया है कि प्रबल अम्ल क्या है हमारे पास में, HCl। ठीक है, क्या है, HCl। जैसे ही हम HCl की अभिक्रिया प्रबल क्षार हमने लिखवाया है NaOH, जैसे ही HCl NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, इसका पता हम लगा सकते हैं। इनकी दोनों की ही भौतिक अवस्था कैसी है, एक्वस। ठीक है, विलयन है। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ये किस किस में टूटेगा, H+ आयन, Cl- आयन। ये किस किस में टूटेगा, ये हमारे पास में टूटेगा Na+ और ये OH-। हमें पता है प्लस माइनस क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या मिलेगा, लवण मिलेगा NaCl, और यहाँ दोनों मिलके क्या बना देंगे, जल बना देंगे। ठीक है, हम इसे साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण नमक। अब इसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, हमें पता है जलीय विलयन से मिला है, तो नमक भी क्या है, जलीय विलयन, एक्वस होगा, और ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो बच्चों आप इस अभिक्रिया को
उतार लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछी जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं और साथ में ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ने के दौरान देखेंगे कि धातु ऑक्साइड की में ले जाए। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, धातु ऑक्साइड किसकी बात कर रहे हैं हम? धातु ऑक्साइड। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि धातु ऑक्साइड कैसे बना होगा। अगर हम इसे तोड़ कर देखें तो हमें मिलेगी धातु और यहाँ से क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। मतलब अगर हमारे पास में धातु है, ठीक है, वो किसके साथ क्रिया करेगी? ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ही धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड। क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए देखें तो मान लेते हैं हमारे पास में क्या है? कॉपर। कॉपर किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारे पास में आ रहा है CuO, ये क्या हमारा? धातु ऑक्साइड। तो हम देखेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, वैसे तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षार की है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जांच करेंगे, तो हम उसी के बारे में लिखते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप
क्या किया हमने, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई, अम्ल के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, लवण। और साथ में क्या मिलेगा, हमने इससे पहले भी देखा था, क्या मिलेगा, लवण व जल प्राप्त होता है। लवण व जल प्राप्त होता है। लवण व जल प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है, अगर हमें ये प्राप्त हो रहे हैं तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। क्षारकीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। अर्थात इसी बात को देखो हम कैसे समझ सकते हैं, आखिर हमने अभी भी हमें यह नहीं पता चला कि कैसे इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। ठीक है, तो हमें देखो कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ से हमें क्या देखना है, धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करानी है, हमें अम्ल के साथ। क्या मिलेगा हमें, लवण, साथ में जल। तो देखो हमने क्या किया, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से हमने लिया धातु ऑक्साइड। क्या लिया, धातु ऑक्साइड, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई हमने, अम्ल के साथ। जैसे ही धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लवण व जल, यही मिलेगा। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड, एग्जाम्पल के लिए हम कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं। भौतिक अवस्था कैसी है, सॉलिड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ। अम्ल हम क्या ले सकते हैं, HCl। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या देगा, CuCl2। और हमने लिखवाया है कुछ महत्वपूर्ण लवणों में कॉपर क्लोराइड भी आया होगा वहाँ पे। और साथ में अगर कॉपर क्लोराइड मिल रहा है तो साथ में हमें और क्या मिलेगा, जल। क्या मिलेगा, जल। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, अम्ल है। और अम्ल की भौतिक अवस्था कैसी हो सकती है, एक्वस, जलीय विलयन हो सकता है। यह हमारे पास में क्या होगा, जलीय विलयन। ये कैसा है, लिक्विड। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या दे रहा है, लवण और जल। इससे पहले की रिएक्शन में हमने देखा था कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या देते हैं, लवण व जल। हमने देखा था, क्या देखा था, अम्ल व क्षार। कैसे भी लिख सकते हैं, अम्ल को यहाँ लिख सकते हैं या फिर क्षार को यहाँ लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या देते हैं, लवण व जल। हमने देखा था। तो हम इसी अभिक्रिया से तुलना करके बता सकते हैं कि हमें अभिक्रिया के दौरान क्या क्या मिल रहा है। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर हमें लवण व जल मिल रहा है। इसी अभिक्रिया में देखें तो जल मिल रहा है, लवण मिल रहा है, अम्ल है, मतलब जो क्षार है उसकी जगह पे क्या आ गया, धातु ऑक्साइड। क्या आ गई, धातु ऑक्साइड। इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारकीय हो गई। ठीक है, स्पष्ट हुआ। तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम यह अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में हमें कॉपर क्लोराइड प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, जो हमें विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का रंग कैसा होता है, नीला हरा। कैसा होता है, नीला हरा। तो हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के कारण विलयन का रंग
विलयन का रंग कैसा मिलेगा हमें? नीला हरा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? नीला हरा प्राप्त होता है। किसकी वजह से? CuCl2 की वजह से। कैसा रंग होगा? नीला हरा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। It's 8:48 a.m. ठीक है बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का निर्धारण। ठीक है, हमने पहले किसकी देखी? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। कैसे पता किया हमने? धातु ऑक्साइड ली, उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई। जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? लवण व जल। जबकि हमने देखा था कि लवण और जल किस अभिक्रिया में मिलेंगे? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तब हमें क्या मिलेंगे? लवण और जल। तो हमने जो यह अभिक्रिया देखी इसमें हमने अम्ल भी लिया, हमें लवण और जल भी मिल रहा है। तो इसका मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारकीय होगा। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का निर्धारण। कैसी होगी वो? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का निर्धारण। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का क्या करेंगे? निर्धारण। और कैसी होगी ये? अम्लीय। हम पहले ही यहाँ लिख देते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है एक तरीके से इसमें। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम क्या लिख सकते हैं? इस अभिक्रिया में या फिर हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया तो हम बाद में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने वहाँ किसके साथ कराई थी? अम्ल के साथ। यहाँ किसके साथ कराएंगे? क्षार के साथ। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या मिलेगा? लवण व
साथ में क्या मिलेगा, जल, लवण व जल प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, लवण व जल। अर्थात इसी बात को हम कैसा लिख सकते हैं, इसी बात को हम लिख सकते हैं रिएक्शन के रूप में। कैसे लिख सकते हैं हम इसी बात को, हमने देखा क्या लिया हमने, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे हम, क्षार के साथ। क्या मिल रहा है हमें, लवण, और साथ में क्या मिल रहा है, जल। इसका मतलब अगर हम देखें अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि एक अधातु होगी, दूसरी ऑक्सीजन होगी। अगर अधातु की बात करें तो हम ले सकते हैं कार्बन, और ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे क्या मिलेगा हमें, CO2, CO2। और इसे ही क्या कहते हैं हम, अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि अधातु किसके साथ जुड़ रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो अधातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, लवण व जल। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं। अधातु लिया हमने, अधात्विक ऑक्साइड क्या लिया हमने, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमने क्षारक क्या लिया, क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, एक्वस है, और ये क्या है, गैस है। जैसे ही ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, जल, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलेगा, जल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यही क्या है हमारा, लवण है। क्या ये लवण है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, जल। ये हमारे पास में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर क्षार। ये क्या है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, या फिर अधात्विक ऑक्साइड। तो हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला कि अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई हमने, क्षार के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया था कि ये क्या है, क्षार है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया किसके साथ कराई, क्षार के साथ। क्या मिला हमें, लवण और जल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति की है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने देखा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, हमें क्षार के साथ कराते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, लवण व जल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लवण व जल मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, लवण व जल मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं। क्या हमारे पास क्षार है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हमने क्षार के साथ कराई, लवण मिल रहा है, ये रहा। जल है, ये रहा, मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके समान व्यवहार कर रहा है, अम्ल के समान। किसके समान कर रहा है, अम्ल के समान। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप इसे नोट कीजिए। आप हमारे वीडियो लगातार देख सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो आता है उसे भी आप दबाइए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।